भारत का अगला टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इस अध्याय में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है बल्कि तथ्य ज्यादा है। यहाँ से सवाल सीधे तथ्यात्मक रूप से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ सवालों को, जैसे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो मैंने शुरुआत के समय में बताया था कि इतिहास लिखने की परंपरा भारत में बहुत विकसित नहीं थी। ये अधिकतर पश्चिम के देशों में बहुत ज्यादा थी। तो वहां से था हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक है जो हेरोडोटस ने लिखा था। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। आर्यभट्टीय या आर्यभट्ट ने लिखा है। मिलिंद पन्हो ये नागसेन ने लिखा है। कालिदास की एक पुस्तक है मालविकाग्न मित्रम, ठीक है। कल्हन के द्वारा राजतरंगिनी खास करके कश्मीर के इतिहास के बारे में है। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। देखिए, साहित्य पर एक असर भी रहा है। साहित्य और एक साहित्य एवं इतिहास, इसमें फर्क करना थोड़ा सीख लीजिएगा। साहित्य एवं इतिहास, इतिहास साक्ष्य पर आधारित होते हैं। इतिहास साक्ष्य पर आधारित हैं और साक्ष्य पर आधारित हैं और तर्कपूर्ण हैं। यानी कि हम कुछ भी इतिहास में शामिल नहीं कर सकते हैं। तर्कपूर्ण क्यों? हमने किसी चीज को माना जब उसमें हमने साक्ष्य देखा, कुछ अनुक्रमांक देखा। अनुक्रमांक मतलब कुछ सिलसिलेवार ढंग से घट रहा है तो हमने ये बात माना कि ये इतिहास का घटना है। लेकिन साहित्य में क्या होता है? साहित्य में होता है कल्पना। साहित्य में क्या होता है? कल्पना। किसी खास तरीके का झुकाव, यानी कि हम किसी खास कैरेक्टर पर, किसी खास चरित्र पर ज्यादा मोहित हो गए और उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किए। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मैं दे रहा हूं, रामायण। आप पढ़े होंगे रामायण के बारे में। किसकी कहानी है? सिर्फ राम पर ज्यादा फोकस है ना। तो साहित्य और इतिहास में फर्क है, लेकिन फिर भी हम यह कहते ही हैं कि साहित्य जिस समय रचा गया उसका असर होता है। हमें तथ्य के रूप में जान लेना है। जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आता है, इस फिल्म की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। हाँ, जीवन या मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तो वो कोइंसिडेंस है, कुछ इस प्रकार का अनुक्रम आता है ना। तो साहित्य में भी है। जैसे कि एक किताब है पृथ्वीराज रासो। किसकी लिखी हुई है? कुछ आइडिया है? चंदबरदाई की है। चंदबरदाई की है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में बताया गया है। हालांकि ये प्राचीन भारत की पुस्तक नहीं है, प्राचीन भारत की नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज चौहान के सबसे आदर्शात्मक स्वरूप को रखा गया। इसीलिए इसे थोड़ा विवादित भी माना जाता है कि नहीं, इतना सही नहीं हो सकता है, नहीं, या इतना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यह है। उस समय की अन्य पुस्तकों में, जैसे कि गीत गोविंद जो पुस्तक थी वो कृष्ण भक्ति पर आधारित थी, जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो बचपन में पंचतंत्र की कुछ कहानियों को नहीं पढ़ा होगा, पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया होगा। विष्णु शर्मा ने जिस परिस्थिति में लिखा था, पंचतंत्र कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का एक जरिया था, है ना। और पहले परंपरा हम लोगों के यहाँ ऐसी थी कि गुरु कुछ कह रहे हैं और बच्चे उसको ध्यान पूर्वक सीख रहे हैं। लिखने की परंपरा कम थी, बोलने की परंपरा, सुनने की परंपरा ज्यादा थी। ठीक है। अगला है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है मिताक्षरा, ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और मत विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है।
ये सारी पाठ्य पुस्तकें, ये जितनी सारी जो पुस्तकें हैं वो उस समय के बेहतरीन पुस्तकों में है और कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो आपको किसी खास दर्शन पर आधारित है। जैसे मैंने कल कुछ दर्शन के नाम बताए थे, उस दर्शन में आपने क्या पतंजलि का नाम ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. योग दर्शन। तो पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य, यास्क की निरुक्त, कात्यायन की वार्तिक, वात्स्यायन की कामसूत्र, कालिदास की मेघदूत, भौभूति उत्तर रामचरितम। देखिए कालिदास का जो मेघदूत है, कालिदास की 3-4 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें से 1 या 2 पुस्तक तो आप अभी भी वर्तमान में उसे खूब पढ़ा जाता है और बहुत सारे कोर्स बुक में तो वो शामिल भी किया गया है। कहाँ प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं और आज तक उसको हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो रोचकता है, उसमें कुछ जो बातें हैं, जैसे उसमें एक अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला नाम की एक स्त्री और उसमें की राजा की कहानी है और उससे ही एक पात्र है भरत, जो बचपन में आप लोग कहीं कहानी के रूप में पढ़े होंगे, जो शेर का दांत गिन रहा था और उसी के नाम पे इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा। और वो संभवतः जो महाभारत आप जो पीढ़ी देखते हैं उसमें सबसे पहला शासक थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से मिलती हैं। शूद्रक एक साहित्यकार हैं, जो उनकी साहित्य है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। उसी तरीके से भारवी की किरातुर्जिनियम, वानभट्ट की कादंबरी, मेरुतन की प्रबंध चिंतामणि, भाष स्वप्न वासवदता, सर्ववर्मा की कातंत्र और भास्कराचार्य की लीलावती। और लीलावती किस प्रकार की पुस्तक है? आपको लगता होगा साहित्यिक नाम है, लेकिन ये पुस्तक मैथमेटिक्स पर लिखा गया था, गणित पर यह पुस्तक लिखी गई थी, लीलावती, है ना। तो हम लोग प्राचीन भारत में इन तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर प्राचीन भारत हमें हमारे मानव विकास की शुरुआती क्रम को बताता है और हम लोगों को यह एक तरीके से हिंट्स देता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में किस प्रकार से कार्य हुए, पहले क्या, उसके बाद क्या, और फिर धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में कैसा विकास हुआ। तो प्राचीन भारत का ये टॉपिक, साहित्य, प्राचीन भारत के साहित्यकार, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, बल्कि तथ्य ज्यादा थे। ये राइटर कौन है, इनके लेखक कौन है, इन्हें आप लोगों को 3-4 बार पढ़ के याद करना होगा। ठीक है, चलिए।